गुड। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रहे हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं सभी को करा दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए जो एनटीपीसी और ग्रुप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो हमारा सही आंसर है आर्य वंश के। अजातशत्रु किसका बेटा था? तो ये था हमारा बिंबिसार का। अगला क्वेश्चन हमारा, सिकंदर महान में पैदा हुए थे। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? तो सही आंसर इसका पोरस को। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा मगध जनपद। अगला क्वेश्चन हमारा, 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हमारा तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किसके संघों को सेड़ी कहते थे? तो इसका आंसर हमारा व्यापारियों के संघ को। तो दोस्तों अब इसके बाद देखेंगे हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ में। अब दोस्तों देखेंगे इससे महत्वपूर्ण हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से ही हो जाती है। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थानों से लोहा युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे हम चित्रित धूसर मृदभांड कहते थे। दोस्तों इसका अगला प्रश्न हमारा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, लोह का। तो दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण डिटेल में देखेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लोह का विशाल भंडार था। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हमारा बिंबिसार। तो दोस्तों इसको हम की पॉइंट देंगे इसके। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने चंद्रप्रद्योत अवंती का शासक था जो की सेवा में अपने राजवेद जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार भी उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसके बाद, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो इसका सही आंसर हमारा मगध। अब दोस्तों इसके बारे में हम देखें महत्वपूर्ण बिंदु। मगध साम्राज्य में पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो इसका सही आंसर हमारा संस्कृत भाषा। इससे संबंधित पॉइंट है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा का प्रयोग होती थी। अगला प्रश्न हमारा, हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो हमारा आंसर सही है ए, इतिहास का जनक। अब इसके बारे में देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो इसका सही आंसर हमारा हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों इसके बारे में हम देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली थी। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद दोस्तों,
किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम के तट पर मुकाबला किया था? तो इसका सही आंसर हमारा पोरस। अगला प्रश्न हमारा, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा मूसा संहिता। तो दोस्तों इसके हम देखें महत्वपूर्ण पॉइंट। यहूदियों की धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, जिसको हम तोरा कहते हैं, और इनके पूजा स्थल को कहते हैं सिनागोस के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जैन अवस्था पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को क्रमानुसार लिखिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी। इन सबसे पहले आएगा हमारा हर्यक वंश आता है, उसके बाद आएगा हमारा शिशुनाग वंश, उसके बाद आएगा हमारा नंद वंश, उसके बाद आएगा हमारा मौर्य वंश। तो ऑप्शन सी। अब देखेंगे दोस्तों इसका हम इन सभी का कार्यकाल भी देखेंगे। मगध के राजवंशों का कालक्रमानुसार इस प्रकार है। हर्यक वंश का कार्यकाल था हमारा 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का कार्यकाल है हमारा 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व। नंद वंश का है हमारा 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। उसके बाद आया था हमारा मौर्य वंश, जिसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका कार्यकाल है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। इसके बाद देखेंगे हमारा दोस्तों प्रश्न है, महाभाष्य लिखा था। तो महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमा बनवाकर बिकवाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारतीय चिकित्सीय चित्र की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चलिए दोस्तों देखते हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सीय चित्र के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हमारा संस्कृत भाषा। इसके बाद दोस्तों हम अगला देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल जाए। दोस्तों ये सभी प्रश्न NTPC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि NTPC के प्री में 40 आते हैं और जो CV2 सेकंड होता है उसमें हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं।